क्वेश्चन हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है which of the following is species का कैटलिस्ट होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आदित्य क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बढ़िया सर। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन है बेटा which of the following, so given the following mechanism हमें गिवन है और determine which of the species is catalyst। तो कैटलिस्ट कौन सा है इसमें? ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन स्पीशीज में कैटलिस्ट है बेटा? हमने क्या बताया था कि कैटलिस्ट वो स्पीशीज होगा बेटा जो शुरू में क्या होगा, कंज्यूम होगा और बाद में क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा। तो कैटलिस्ट क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता है, कंज्यूम होता है, बाद में रिप्रोड्यूस होता है, सच दैट उसका क्या होता है, सच दैट उसका अमाउंट है वो क्या है, कांस्टेंट बना। तो इसमें से कौन सा स्पीशीज आपको लग रहा है कि शुरू में प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है और बाद में प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो स्पीशीज होगा वही क्या होगा, कैटलिस्ट होगा। तो क्या लगता है कौन सा कैटलिस्ट होगा? ऐसा कौन सा स्पीशीज है जो इसमें क्या हो रहा है, शुरू में कंज्यूम हो रहा है और बाद में रिप्रोड्यूस हो रहा है? क्या होगा? नहीं, ऑप्शन नहीं है, इसी में से आपको आइडेंटिफाई करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटलिस्ट। मतलब ये जितने भी स्पीशीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनमें से एक कैटलिस्ट, तो आपको आइडेंटिफाई करना है व्हिच ऑफ द आर कैटलिस्ट या व्हिच ऑफ द इज द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में मैंने क्या लिखाया था आपको कि वो जो स्टार्टिंग में क्या होता है, कंज्यूम होता है और बाद में क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा, अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर आप देखें ध्यान से, ऑक्सीजन का सिग्नल आता है तो हाफ सिंगल एटम और हाफ O2 लिखा है, यहाँ पे कर क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, राइट, इस रिएक्शन में ClO2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है पहले स्टेप में। मैकेनिज्म मतलब ये पूरा एक डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन, दैट इज मैकेनिज्म। क्या है वो मैकेनिज्म? तो ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म आपको कितने स्टेप्स में दिया है? 4 स्टेप्स में। 4 स्टेप्स में, इसमें 4 स्टेप्स में दिया। तो अगर आप देखें बेटा, पहले स्टेप में ClO2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, दूसरे स्टेप में भी ClO2 क्या हो रहा है, कंज्यूम। मतलब पहले 2 स्टेप में ClO2 क्या हो रहा है, कंज्यूम, और यहाँ पे ClO2 क्या हो रहा है, इस स्टेप में प्रोड्यूस, और यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस। तो दिस मींस क्या होगा, CO2 होगा वो हमारे लिए क्या होगा, कैटलिस्ट होगा, क्योंकि इनिशियली क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप इसका कैटलिस्ट, इसका अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिख के देखिए, C plus ClO2 gives ClO plus क्या, CO। अगला स्टेप आप, अगला स्टेप CO plus ClO2 gives CO2 plus Cl4।
थर्ड स्टेप देखिए ClO plus O2 gives ClO plus ClO2 plus O और यहाँ पे ClO plus O gives ClO2 क्लियर। तो अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप रिएक्शन को ऐड करें तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ओ इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो नेट रिएक्शन है क्या, ये C plus O2 gives क्या था CO। तो C plus O2 क्या था CO2, दिस मींस यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो क्या है बेटा ClO2। क्लियर। एडवांस में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हिच इज कैटलिस्ट। आदित्य क्लियर है आपको? यस सर, बट यूजुअली एक क्लियर है सर। वेयर देता है, मतलब डिफरेंट स्टेप्स में आप एक ही कैटलिस्ट दूसरा यूज कर सकते हो, बट बेसिकली एक ओवरऑल एक ही कैटलिस्ट कैटलिस्ट बनेगा नहीं, कैटलिस्ट विल नेवर फॉर्म, कैटलिस्ट आपको लेना ही पड़ेगा। तो इनिशियली आप उसको लोगे और फिर वो क्या होगा कंज्यूम होगा और बाद में क्या होगा प्रोड्यूस। मतलब ऐसा कोई रिएक्शन हो जैसे आप फोटो हमारा क्या कहते हैं रिएक्टेंट और रिएक्शन में प्रोडक्ट ना, ऐसा अब ऐसा यहाँ पे आप ये हाँ, अब आप इसमें ये कह सकते हो ये बड़ा पहला क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं ये यहाँ पे आप ये जरूर कह सकते हो कि ClO क्या है, ये पूछ सकता है आपसे, तो व्हाट इज ClO? नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट? वो बनेगा और बाद में पहले स्टेप में प्रोड्यूस होगा, अगले स्टेप में खत्म हो जाए। तो आप इस स्टेप में बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। सो ClO क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट, CO क्या है यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट, O क्या है यहाँ पे रिएक्शन, क्योंकि वो बना और फिर क्या हो गया खत्म। तो प्लीज जरूर लिख लेंगे कि RI क्या है यहाँ पे और कैटलिस्ट क्या है। क्लियर, समझ क्लियर है? गिवन द फॉलोइंग मैकेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैकेनिज्म डिटरमाइन व्हिच स्पीशीज कैटलिस्ट। अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रवीण क्या होता है बेटा कैटलिस्ट, तो शुरू में क्या होता है बेटा कंज्यूम होगा और बाद में क्या होगा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखो ये और ये क्या हो रहा है कंज्यूम हो रहा है और बाद में ये क्या हो रहा है प्रोड्यूस, ऐसे भी को क्या कहते हैं कैटलिस्ट। आदित्य क्लियर है बेटा? आदित्य क्लियर है आपको? क्लियर है सर, बोला था मैंने पहले भी। फटाफट स्वास्थ्य कर लिया नोट सर, कर लिया। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? यस सर। ये इधर रखा हुआ है, पेन चलाना है ठीक है, पिछला चलाना है। क्लियर है? स्वास्थ्य क्या था बेटा इसमें क्वेश्चन पूछा था व्हिच इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को कैसे डिफाइन किया था हमने, इनिशियली क्या होगा वो कंज्यूम होगा और बाद में क्या होगा प्रोड्यूस होगा। तो इनिशियली क्या कंज्यूम होगा, ये कंज्यूम होगा CO2 और बाद में वही CO2 क्या होगा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे CO2 क्या है कैटलिस्ट, बाकी क्या है ये ClO हो गया, CO हो गया, ये O हो गया, ये सब क्या है यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या रिएक्शन। क्लियर है बेटा? मैं एक और मैकेनिज्म दिख रहा हूं, सेम क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग मैकेनिज्म। क्लियर है? सीधा सीधा ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारा कैटलिस्ट हाँ वो उसकी अमाउंट सेम रहेगा, इसका अमाउंट क्या रहेगा सेम रहेगा। हमने कैटलिस्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया था मैंने क्या करता है क्या वो
नहीं करता है बेटा। 8-10 पॉइंट मैंने लिखवाए थे, क्या वो नहीं करता है, 5-6 पॉइंट लिखवाए थे, क्या वो करता है। ठीक है, दिमाग को देख लेना। क्वेश्चन है बेटा, given the following mechanism determine the species which is catalyst. सेम क्वेश्चन है। उसमें बेटा आइडेंटिफाई करना है चीज कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पे कौन कैटलिस्ट है, क्लियर है। क्योंकि इनिशियली YO2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और बाद में YO2 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस। कैटलिस्ट इसका होता है फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, YO2 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और बाद में YO2 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें क्या रिएक्शन बता सकते हैं, क्या हो रही होगी, क्या नेट रिएक्शन बता सकते हैं क्या हो रहा होगा। X plus 2 gives X to 2 तो y खत्म हो जाएगा, ये रिएक्शन। क्लियर है बेटा। आर ये क्लियर है। एक्टिवेशन एनर्जी, activation energy of the reaction, activation energy of the reaction is 50 kilojoule per mole. Activation energy of the reaction is 50 kilojoule per mole, and on adding catalyst catalyst क्या करेगा, catalyst को decrease करेगा कि increase करेगा, and on adding the catalyst it decreases the activation energy by 20%, and by adding the catalyst it decreases the activation energy by 20% at 27 degrees Celsius. Calculate the ratio of rate constant. Calculate the ratio of rate constant with and without catalyst. Calculate the rate constant और इसको दूसरे फॉर्म में पूछ सकता है क्वेश्चन को, और calculate how much time it will increase the rate of reaction.
calculate by how much time it will increases the rate of reaction. अगर k इंक्रीज हो गया बेटा तो रेट भी इंक्रीज ही हो गया, टाइम भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा था r इज इक्वल टू जब रेट क्लास दैट इज इक्वल टू क्या r इज इक्वल टू k इनटू क्या बेटा कंसंट्रेशन और क्या n, तो कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया, इसका मतलब अगर k चेंज होगा, k इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा, उतने टाइम से रेट भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। क्लियर? अल्टीमेटली हमें k निकालना है इसका विद कैरेक्टरिस्टिक, तो हमें फॉर्मूला लिखा था बेटा log kc अपॉन kuc, kc क्या है एडवांस विद कैरेक्टरिस्टिक और uc है अनकैरेक्टरिस्टिक, c वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, kc का मतलब कैरेक्टरिस्टिक टर्म्स में और ये अनकैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू क्या हमारे पास डेल्टा e अपॉन 2.303 r into t, और ये जो डेल्टा लिखा था हमने वो लिखा था e a e u c माइनस e a क्या बेटा c, यूएससी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ठीक, सॉरी अनकैटालाइज्ड मतलब विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये क्या था विद प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अब आप कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, हमें क्या करना है इसका रेशियो निकालना है, तो डेल्टा ये क्या हो जाएगा, उसने क्या बोला था इनिशियल कितना था 50 किलो जूल पर मोल और बाद में 20% क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, बट याद रखना बेटा ये किलो जूल है और ये जूल है, ठीक है मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये किसमें है किलो जूल में, बट आर आप 1.34 लेते हो क्या होता है जूल, फिर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तो लिखिए क्या पहले ई ए जो आपको गिवन है यूसी कितना गिवन था बेटा 50 किलो जूल और मोल, अब 20% क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो ईएसी कितना हो गया बेटा 20% कम हो गया तो कितना होगा 40 किलो कम होगा, है कि नहीं बच्चों, है ना 20% कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया होगा 40 हो गया होगा, तो दिस मींस डेल्टा ई जो हो गया वो कितना हो गया बेटा 50 माइनस 40 दैट इज 10 किलो जूल पर मोल, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे लॉग kc अपॉन kuc इक्वल टू 10 बट कन्वर्ट कर देना कितना 1000 अपॉन 8.3 2.31 और 8.314, टेंपरेचर हमेशा किसमें लिखिए बेटा केल्विन में, तो कितना होगा 27.3, क्लियर है बेटा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.74 आएगी, 1.74, तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो AC अपॉन AUC इक्वल टू 10 टू द पावर 1.74, इतने टाइम से क्या हो जाएगा बेटा रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज कर, AC का इक्वल होगा 10 टू द पावर 1.74 AUC, लगभग वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 10 to the point 7 होता है, 0.7 में जो भी इसके ऊपर log 5 इसकी होती है log 5, अगर ये वाली जो वैल्यू आएगी इनकी log होगी तो 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 50 टाइम्स, तो जो AC हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स का हो जाएगा, ये
पार्ट जो अपने वाला बेटा इंपॉर्टेंट है राइट, ठीक है, मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके आगे आपको ऑलरेडी पे भी हेल्प करेगा। आगे तो क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। और सर वो टाइम का फिर फिक्स कर रहे हो यही क्या कह रहे हो बेटा? जो मैंने आपको टाइम का मैसेज किया था? हाँ ठीक है, ये ठीक है सर। लिखिए बेटा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हेडिंग लिखिए बेटा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सो बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म बेटा, दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्लियर है? और एक रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। तो लिखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, on the basis of mechanism, reaction is classified as, reactions are classified as, first elementary reaction, elementary reaction और simple reaction भी कहते हैं इसको, और simple reaction और single step reaction। तो elementary reaction या simple reaction या फिर क्या बेटा single step reaction, और सेकंड है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना लिख सकते हैं, मोर देन वन स्टेप में होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने स्टेप्स में होगी? मोर देन वन स्टेप। क्लियर है? ठीक है, देखिए बेटा, फर्स्ट हेडिंग लिखिए सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, वो रिएक्शन जो कितने स्टेप में हो रही होगी, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। तो लिखेंगे द रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स, the reaction which completes in single step, the reaction which completes in single steps or single steps is called as simple reaction or elementary reaction. The reaction which completes in single step is known as elementary reaction or simple reaction. तो सिंपल रिएक्शन में क्या होगा बेटा? क्या कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा सिंपल रिएक्शन में? क्योंकि क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट है वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो ये आपका रिएक्टेंट था और ये आपका हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें क्या करेगा, हमें एक ही पीक दिखाई देगा, सिर्फ क्या होगा, एक ही पीक होगा, और इसको आप क्या बोलोगे? ट्रांजिशन स्टेट। और ये वाली एनर्जी को हमने क्या कहा था? एक्टिवेशन। इसकी टाइम की एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट वो था बेटा k = a e to the power minus e upon r। ग्राफ किसी और चीज का ग्राफ है, ये k का ग्राफ नहीं है, ये एनर्जी का ग्राफ है। आप क्या करोगे, लेट्स सपोज आप कोई रिएक्शन लिखते हो, कितना N2 + H2 gives NH3, तो शुरू में आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप एनर्जी दे
और जब बॉन्ड अब ये बनने लगा टूट गया, अब ये बनने लगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जितना आपने दिया था वो कंपनसेट होने लगेगा, तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उस लेवल पे नहीं बनाया, तो जो ये पूरा एनर्जी क्या होगी, जितना आप दे रहे हो उससे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो प्रोडक्ट पे उतनी एनर्जी कौन आती है, या तो एनर्जी कम होगी या क्या होगी, ज्यादा होगी, या तो रिलीज होगी या क्या होगी। तो अगर रिलीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी एनर्जी कम बचेगी, क्योंकि आपने दिया ज्यादा। लेट्स सपोज हमारे पेरेंट्स ने खर्च किया माता 10 लाख रुपए, हमने रिटर्न दिया सिर्फ 5 लाख रुपए, तो क्या होगा, हमारा रिटर्न कम ही आया ना। तो जितना उन्होंने दिया था एनर्जी उससे कम लगी, तो वो तो डिपेंड करेगा कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो या रिलीज हो रही है। अगर रिलीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट में एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने जो दिया वो निकल गया। और अगर क्या होगा, या तो एब्सॉर्ब हो जाएगी, तो जितना दिया होगा उससे उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो वो नहीं होगा ना बेटा, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला था, ये जो है ये सेम का एच है, इसको क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्शन। लेक्चर देख लेना, आपने सब डिस्कस किया क्या करेगा। हाँ, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ना, या एनर्जी क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। क्लियर है बेटा। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, जो ऐसे टू रिएक्शन होती है वो कितनी कौन सी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है, सिंगल स्टेप होती है, बाद में डिस्कस करेंगे। उसका ग्राफ भी सेम होता है, SN2 रिएक्शन। क्लियर है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी नो आरआई बेटा, इसका कोई आरआई नहीं होगा, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा। देयर विल बी नो आरआई, और ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, सिर्फ एक। देयर विल बी नो आरआई रिएक्शन इंटरमीडिएट and only one TS will be there. Transition state will be. There will be only one transition state and no reaction intermediate. RI. Clear है बेटा? Clear? पीक कितना होगा, सिर्फ एक। तो जब कभी भी एक पीक देखेंगे तो कितने स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, लिखेंगे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन we define molecular data जेई में पूछता है, एग्जाम में जरूर पूछता है, आपके बोर्ड में मॉलिक्यूलरिटी क्या डिफाइन करते हैं हम, मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है बेटा, लेट्स सपोज अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे N2 + H2 gives NH2, हमने इसको बैलेंस कर दिया तो यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया। क्लियर। तो मॉलिक्यूलरिटी ये है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्ट है, तो कितने मॉलिक्यूल, मतलब इसके कितने एक और इसके कितने तीन, तो टोटल कितने हो गए 4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे, मतलब रिएक्शन पार्ट लेके और क्या कंप्लीट करे, प्रोडक्ट बना रहे, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। तो जो मॉलिक्यूलरिटी वो थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, क्या है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, वो देख के हम बता सकते हैं रिएक्शन को कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, लेकिन क्या हम ऑर्डर देख के बता सकते हैं, नहीं। ऑर्डर नहीं देखेगा तो ऑर्डर तो कैसे डिटरमाइन, सिर्फ एक्सपेरिमेंट। तो कांसेप्ट ये कहता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो रिएक्शन को देख के बता देंगे, थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, बट जो ऑर्डर है जब तक हम एक्सपेरिमेंट न करें तब तक ऑर्डर पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ये यूज होती है कि कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिवली एक साथ कोलाइड करें और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। प्रोडक्ट का होगा ना बेटा, आपने बैलेंस किया होगा तो मोल्स इसके बोलते हैं, इसके एक मोल्स इसके 3 मोल्स से कंबाइन होंगे तब तो ये बनेगा, तो उसके हिसाब से तो बोलोगे, या फिर आपने
मॉलिक्यूल्स के टर्म्स बोलोगे, इसका मतलब कि जब एक मॉलिक्यूल इसका 3 मॉलिक्यूल किसके साथ अटैक तो तुम मर्जी से लेके आ रही हो रिएक्टेंट वाला। लिखेंगे the number of atoms equal to the number of atoms next the number of atoms or ions the number of atoms or ions or molecules the number of ions or atoms or molecules that collides with one another that collides with one another simultaneously so as to result into chemical reaction मतलब कोई रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आपस में कंबाइन करेंगे या कोलाइड करेंगे उसको हम क्या कहेंगे इज नोन एज molecularity is called as molecularity of the reaction into chemical reaction is called as clear है बेटा is called as molecularity of the reaction ठीक है राइट और molecularity कैसे पता चलेगी हमें by balancing the chemical reaction अगर हम chemical reaction लिखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं वो जो बैलेंस करने के बाद जितनी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर इससे लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी is simply the sum of molecularity is simply the sum of molecules of a reactant molecularity is simply the sum of molecules of reactant as represented by balanced chemical equation as represented by balanced chemical equation तो किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बेटा कितने नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसको क्या कहेंगे मॉलिक्यूलर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी on the basis of molecularity reactions are classified as first chemical तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्ट लेंगे रिएक्टेंट की सिर्फ एक तो उसको क्या बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें दो होगा उसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्ट लेंगे दो ये 2 और यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा क्या बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो मॉलिक्युलरिटी किससे रिलेट करेंगे n से तो इसका n कितना है 1 इस दोनों का n कितना होगा 2 और इसका n कितना है 3 क्लियर है बेटा तो रिएक्शन को देख के बता दो उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है क्लियर है बेटा
बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बेटा बोर्ड में 2-3 नंबर का कि आपको डिफरेंस लिखना है, या उसमें पूछ सकता है वो एमसीक्यू टाइप में कि डिफरेंस पूछ सकता है कि मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर में क्या है, राइट। तो लिखिए बेटा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। टेबल बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, टेबल बनाएंगे इधर का ऑर्डर ऊपर लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेटा जो पार्ट है किसमें एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन। बट ऑर्डर क्या था, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो था उसकी जो पावर्स थी उसका क्या था, ये सम था। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन लिखा था उसकी पावर का क्या था, ये सम। मॉलिक्युलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules participating in elementary reaction, number of molecules participating in elementary reaction, ये क्या है, ये है sum of number of, यहाँ पे लिखा था sum of the exponents of concentration terms, sum of the exponents of concentration term in RL, rate of expression, in rate of expression। आदित्य आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है सर, क्लियर है। सेकंड पॉइंट बेटा, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और ये क्या है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी। इट इज एक्सपेरिमेंटल और इट इज क्या, थ्योरेटिकल। क्लियर, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल और इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जो मॉलिक्युलरिटी बेटा वो कभी भी जीरो नहीं होगी, ना ही क्या होगा वो नेगेटिव हो, और ना ही क्या होगा फ्रैक्शन में होगा। क्लियर है, बट ऑर्डर क्या हो सकता था, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था और फ्रैक्शन भी हो सकता था। मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी, molecularity can never be negative, fraction or zero. Molecularity can never be negative, fraction or zero bit. Whereas order can be anything beta. Whereas order can be anything beta. कुछ भी हो सकता है order, मतलब वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्युलरिटी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होने वाला है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है। बट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा और जीरो में भी होगा। मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा, 0.23 ऐसे हो सकता है, बट वो हो सकता है 1 भी हो सकता है, -1 भी, 0 भी या 1/2 भी। क्लियर। नेक्स्ट जो मॉलिक्युलरिटी है बेटा, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती। इसे लिखिए बेटा, it is a property of elementary reaction, it is a property of elementary reaction, it is a property of elementary reaction, property of complex and elementary, complex। एक सेकंड।
क्लियर है राइट। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है ठीक है एमसीक्यू में कि मॉलिक्युलरिटी क्या 3 से ज्यादा हो सकती है, मतलब होती है बट वो रेयर है, क्या हम इसके पीछे रीजन दे सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि व्हाई मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 3 से या 3 से ज्यादा जो मॉलिक्यूल है एक साथ कोलाइड करें, साइमल्टेनियसली कोलाइड करें। जैसे जब एक्सीडेंट होगा तो यूजुअली क्या होता है, एक कार दूसरी कार का होता है, बहुत मल्टीपल कार्स का एक्सीडेंट, और वो भी क्या होगा इफेक्टिवली, वो क्या होता है बहुत क्या होता है रेयर होता है, क्योंकि किसी की ओरिएंटेशन कम है, किसी की एनर्जी कम है, तो इसलिए जो मॉलिक्युलरिटी तो 3 से क्या होती है रेयर ज्यादा, 3 से ज्यादा क्या होती है रेयर। यहाँ पे लोग बना के मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन बहुत, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 ना ना नोट बना के, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर, is very rare. Molecularity greater than 3 is very rare because there is very less probability, because there is very less probability of simultaneous collision. There is very less probability of simultaneous collision between more than 3 particles, between more than 3 particles. और सेम रीजन है बेटा कि ऑर्डर जो भी 3 से ज्यादा वो भी रेयर होता है, सेम रीजन लिखेंगे एंड लिखेंगे नीचे लिखेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे ऑर्डर, ठीक है बेटा, ऑर्डर ग्रेटर देन 3 इज आल्सो वेरी रेयर, ऑर्डर ग्रेटर देन 3 इज आल्सो वेरी रेयर because of same reason, because of same reason. आईटी के क्वेश्चन में राइट 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें ऑर्डर ग्रेटर देन 3 के दिए थे, तो उसमें राइट ऑप्शन था ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन। क्लियर? नहीं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ठीक है राइट। अब क्या है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एक ही स्टेप रिएक्शन होगा, तो एक ही स्टेप रिएक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, वही स्लोएस्ट स्टेप होगा उसका, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज आरडीएस। तो अगर एक ही स्टेप होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा आरडीएस, और आरडीएस तो लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट करके पॉइंट 1 लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे फॉर एलिमेंट्री, सानिया क्लियर है, फॉर एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन, राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, for simple or elementary reaction first step या only step, जो first step क्या था वही step था, first step या ब्रैकेट में only step लिख देंगे, first step या only step is the rate determining step, is the slowest step, is the slowest step and RDS is slowest step and RDS, RDS मतलब rate determining step। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री रिएक्शन की बेटा जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उसकी क्या होगी ऑर्डर होगी, राइट। तो लिखेंगे आप फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इक्वल टू बेटा मॉलिक्यूलरिटी। तो ये अगर बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी V, what is the order V, and what is R K and O2 की पावर N2 की पावर कितना हो जाएगा V, और O2 का पावर कितना हो जाएगा
क्योंकि जो इसकी रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 2, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 1, ऑर्डर कितना हो गया 3 और मल्टीप्लिकेशन कितना बट क्या हम ऐसे देख के मैं ऐसे 4 रिएक्शन आपको दे दूंगी इंपॉर्टेंट लाइन और आप क्या देख के बता सकते हैं कि वाले रिएक्शन है कि नहीं, अनलेस एंड अनटिल ये पता लगाने के लिए कि कोई एलिमेंट है कि नहीं है आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। तो जब तक यहाँ कहा ना जाए तब तक आप कभी मॉलिक्यूलर ऑर्डर नहीं, वो हमेशा रिएक्शन मेंशन करेगा और एलिमेंट। तो जब हम देख के नहीं कह सकते कि कोई रिएक्शन है एक स्टेप में कितनी मल्टीपल है, ठीक है राइट। पहले से सर्टिफाइड है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तभी हम क्या लिख रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी कितनी 3 ऑर्डर कितना 3। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे बेटा टू नो वेदर रिएक्शन इज एलिमेंट्री, टू नो वेदर रिएक्शन इज एलिमेंट्री वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। टू नो वेदर रिएक्शन इज एलिमेंट्री वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो क्लियर एलिमेंट्री रिएक्शन अगर वहां पे लिख दे आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलरिटी के ऑर्डर क्या है तो आप लिख सकते हैं और उसका आरएम भी आप लिख सकते हैं। टू नो वेदर रिएक्शन इज एलिमेंट्री वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। क्लियर? कल के पेपर में शाम के पेपर में परसों के शाम के पेपर में उसका क्वेश्चन आया हुआ है इसी का कंप्यूटर काइनेटिक्स का। वो जो मैंने प्रेशर से क्वेश्चन कराया था सबको प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम बनाया था कि इनिशियल प्रेशर इतना है और आफ्टर सफिशिएंट टाइम प्रेशर कितना है इतना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था PCl 5 with PCl 3 plus Cl। क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल प्रेशर इसका गिवन था, आफ्टर सफिशिएंट टाइम बोला था इतना प्रेशर एक मतलब टाइम हां सफिशिएंट मतलब रिएक्शन नहीं बचेगा ऐसा कुछ मैं करा दूंगा डिस्कस ही करा। हां डिस्कस देखिए अगर क्वेश्चन लिखेंगे कॉम्प्लेक्स लिखकर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था एलिमेंट्री, अब क्या डिस्कस करें कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री क्या थी जो एक स्टेप में हो रही थी और कॉम्प्लेक्स क्या होगा जो एक से ज्यादा स्टेप में होगा उसको हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो लिखेंगे the reaction which takes place the reaction which takes place in more than one step, the reaction which takes place in more than one step is called as complex reaction। ठीक है the reaction which takes place in more than one step is called as complex reaction। ठीक है और किसी भी रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जब आप स्टेप वाइज स्टेप्स लिखते हो उसको उस पूरे सारे स्टेप्स को हम क्या कहते हैं मैकेनिज्म, क्या कहते हैं मैकेनिज्म। तो डिटेल स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन उसको हम क्या कहेंगे डिफरेंट स्टेप्स इन which different steps in which different steps in which complex reaction takes place, different steps in which complex reactions takes place is called as mechanism of the reaction, is called as mechanism of the reaction। राइट तो अगर रिएक्शन दो स्टेप की हो रही है तो कितने पीएस होंगे 2। हर स्टेप का क्या होगा एक ट्रांजिशन स्टेट हो, लेकिन अगर 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना होगा 2 स्टेप में मतलब 2 पी होंगे, 2 स्टेप्स का मतलब 2 पी होगा। रिएक्शन यहां से चली ऐसे गया और फिर ऐसे, ठीक है नेक्स्ट पोज आपने रिएक्शन लिखा था ए से क्या, अब आपने इसका मैकेनिज्म लिखा ए से क्या बनाया सी और सी से क्या बनाया, क्लियर।
सो दिस मींस कितने ट्रांजिशन स्टेट है, एक ये और एक ये। तो हर स्टेप का क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उससे एक कम उसका क्या होगा, आरआई। तो यहाँ कितने स्टेप्स थे, दो। आरआई क्या है इसका, ये ts1 और ये ts2, और ये a था और ये क्या था, और ये क्या था, c। तो लिखने for each step, for each step there will be one ts, for each step there will be one ts, and ri will be, and ri is the reaction agent, ri will be number of steps minus 1, ri क्या होगा बेटा, number of steps minus कितने, 1। तो अगर दो स्टेप में हुआ क्या होगा, तो तीन में हो रहा होगा तो दो। क्लियर है? ठीक है, तो आरआई क्या होगा बेटा, आरआई कैसे पता चलेगा कि आरआई कौन है, तो आरआई क्या होगा, एक रिएक्शन में क्या होगा बेटा, पहले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसी के नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, वो कंज्यूम होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक में ये सी प्रोडक्ट है और अगले वाले में सी क्या है, रिएक्टेंट। तो पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, एक प्रोड्यूस, सी प्रोड्यूस होगा और उसके नेक्स्ट स्टेप में वो क्या होगा, कंज्यूम। तो लिखेंगे Ri will form Ri will form in one step and get consumed in another step. Ri will form in one step and get consumed in another step. इसलिए मैंने क्या कहा था आपको बेटा, R जो I है वो कभी RLE में अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, बहुत मोमेंटरी ऑफ टाइम के लिए, राइट? क्लियर है? क्योंकि क्या होगा, बनेगा तुरंत क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब कभी भी R जब आप लिखते हैं यहाँ पे तो यहाँ C कभी भी नहीं है। तो देखिए, and hence Ri will not appear in RLE, and hence will not appear in RLE। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जितने भी स्टेप्स होंगे, ठीक है ना, उसमें से एक क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा। क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही हमारा क्या होगा, रेट डिफाइनिंग स्टेप होगा। तो क्या यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कौन सा स्टेप आरडीएस है, सी से भी। अगर आप देखिए, अगर आपको बॉल इधर से ऊपर लेके जाना है तो एक बार बॉल इधर से सी पे पहुंचाना है और सी से कहां पहुंचाना है, बी पे पहुंचाना है। तो कहां पे जाना है कि आपको टाइम मिलेगा ए से सी में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एनर्जी क्या थी, ज्यादा। तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ डिमांड्स क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इधर से उस तरफ करने। बट यहाँ पे क्या है, एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, समझ में आया? अगर क्या होगा, आपको इधर से उधर जाना है, पहले आप ए से सी बनाओगे तो रिएक्टर को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, सी बनाने, ये वाली एनर्जी। और यहाँ पे इसको ये बनाएंगे इससे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बॉल अपने आप चलेगी। ठीक है, तो दिस मींस क्या होगा, जिसका एक्टिवेशन, जिस स्टेप का एक्टिवेशन सबसे ज्यादा होगा वही स्टेप क्या हो जाएगा, आरजी। तो देखिए, इसको बनाएंगे नहीं, मैं दूसरा बनाऊंगा आपको देख सकते हैं। देखिए, स्लोवेस्ट स्टेप विल बी आरडीएस स्टेप। देखिए, स्लोवेस्ट स्टेप इसको रहने देना, मैं दूसरा बनाऊंगा, हम और कॉम्प्लेक्स सा बनाएंगे। देखिए बेटा, slowest step will be the RDS step. Alright. Next point is important.
जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा उसका हर स्टेप को हम एलिमेंट्री माने। क्यों? क्योंकि अब हमने डिफरेंट स्टेप्स में तोड़ दिया, अब इसका मतलब इसके और कोई फर्दर स्टेप्स नहीं पॉसिबल। इसका मतलब इसका हर स्टेप क्या है? एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री क्या है? रिएक्शन। तो ईच स्टेप ऑफ क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एलिमेंट्री रिएक्शन। ईच स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या बोला आपको? ईच स्टेप of complex reaction is an elementary step. Each step is a each step of complex reaction is an elementary step. मतलब elementary reaction. Clear है? Clear है? Next point क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मॉलिक्यूलरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता मॉलिक्यूलरली क्या क्या कैसे बन रहा है, कितने स्टेप्स में हो। तो मॉलिक्यूलरिटी जो था मैंने बताया था किसका कॉन्सेप्ट है? एलिमेंट्री का। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट वो नहीं है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछे आपसे तो आप बोल सकते हो उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बतानी है तो हम क्या करेंगे? ईच स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते, बट ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ईच स्टेप को आपने क्या बना दिया? एलिमेंट्री बना। तो एलिमेंट्री जो बना दिया तो एलिमेंट्री के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, इसे लिखेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन has no meaning. Overall molecularity of a complex reaction has no meaning, but we can define overall molecularity of complex reaction has no meaning, but we can define molecularity of each elementary step. Clear है? करेक्ट। लास्ट बात ये बेटा कि ओवरऑल जो ऑर्डर है वो भी इसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक है, राइट। बट जो अगर हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सामने जरूर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर बताना है, क्या बताना है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर हमें ऑर्डर बताना है तो हम ऑर्डर सिर्फ उस स्टेप से बताएंगे जो क्या होगा हमारा आरडीएस, क्योंकि आरडीएस क्या है? डिटरमाइन स्टेप है। तो आरडीएस स्टेप ही हमारा क्या बताएगा? ऑर्डर डिसाइड करेगा, बाकी कोई भी स्टेप ऑर्डर डिसाइड नहीं करेगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है, बट हमें अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो किस स्टेप से बताएंगे हम? आरडीएस से। Clear है? Overall order of complex reaction same नहीं है। हाँ, A to C। अभी हम और भी डिस्कस करेंगे A to C। Overall order of complex reaction has no meaning, or we cannot or cannot be determined. Has no meaning or cannot be determined, or cannot be determined. Overall order of complex reaction क्या कर सकते हैं बेटा? और हाँ, तो कॉम्प्लेक्स का हम ऑर्डर बताएंगे बेटा, बट हम ऑर्डर किसके स्टेप बताएंगे? सिर्फ आरडी स्टेप के। तो मतलब अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालना तो ऐसे नहीं कि आप नहीं बोल पाएंगे, आप क्या ऑर्डर बताएंगे? पहले आपको आरडीएस डिसाइड करना पड़ेगा और उस आरडीएस से आप क्या बताएंगे इसको ऑर्डर। क्लियर? बट आपने क्या करा? एक स्टेप का ऑर्डर बताया बेसिकली, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, but overall order of complex reaction will be given by RDS step या RDS step में लिखी थी उसने, will be given by RDS।
हमने ग्राफ बना रहा बेटा, नीटली बनाएंगे सर ग्राफ को, ये ग्राफ काफी फीचर है, अच्छे से बनाना और एक पेज की कंडीशन करना। थ्री स्टेप्स में रिएक्शन होता है। आदित्य दिख रहा है बेटा आपको? दिख रहा है सर। तो हम पता भी लगा सकते हैं ग्राफ देखिए कितने स्टेप में होगा, कितने टिक दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, 3 एक 1 2 और क्या था 3। इस ग्राफ बनाने के लिए तो बताइए बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट क्या रहा होगा हमारे लिए, व्हाट इज द रिएक्टेंट? तो इनिशियली होगा वो क्या होगा रिएक्टेंट, तो क्या होगा 2 हमारे लिए क्या है रिएक्टेंट, एन और एन अलग अलग लिखा हुआ है, इसमें कितना 2 है। फिर मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये सबसे पहला क्या होगा आर आई क्या होगा, तो आर आई कौन है यहाँ पे N2 और O2, तो ये क्या है पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, तो N2 जो O2 है वो हमारा क्या है पहला रिएक्टेंट से अब पहले रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और दूसरे रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है वो, तो दूसरा आर क्या होगा ये वाला दूसरा आर होगा, तो ये आर होगा ये क्या होगा N2, और लास्ट वाला क्या होगा ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या होगा कोई डाउट ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या है स्टेप 1, उसके बाद से यहाँ से यहाँ तक क्या है स्टेप क्या है 2,
और इसके बाद क्या है यहाँ से फिर अब देखिए यहाँ नीचे कैसे लिखते हैं बेटा, प्लीज आप इसका जो ग्राफ है ना बेटा, इसका रीड करना आपको इम्पोर्टेंट है। अगर ये रीड करना आता है तो इसके सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर है, ग्राफ के ऊपर आते हैं, इस टॉपिक के पूरे हमें रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा वो क्या होगा। हाँ, तो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। कोई नहीं, आपने मुझे एक तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके ले लीजिए, कोई बस कोई बड़ी बात चलिए अब कर से लगाना, ठीक है राइट। तो व्हाट इज ए बेटा, ए क्या है, व्हाट इज ए बेटा, तो मैंने लिखा हुआ है बात देखिए। ए क्या है, पहले स्टेप का क्या, एक्टिवेशन, तो ये एक्टिवेशन है, इसका होगा स्टेप 1। व्हाट इज बी, क्या है, डेल्टा एक्स का डेल्टा फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट है, क्योंकि ये जो है इसके लिए ये रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट था, सो दिस मींस ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ये भी डेल्टा है। तो पहले स्टेप का ये जो बी है वो क्या है, डेल्टा एक्स। वंस क्लियर, और व्हाट इज बी, दैट इज डेल्टा एच ऑफ क्या स्टेप कितना, 1। क्लियर, सामने क्लियर है।
Rn clear. अब what is C? That is activation and step किसका 2. And what is D? डेल्टा किसका स्टेप किसका 2 का, क्योंकि ये से रिएक्टेंट है, इसका ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट D फिर से क्या हो गया ये हो गया। फिर हम लिखें E जो है E क्या है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, रेडियल में काट के बोलेंगे वो वैसे दिखाएगा, हमारे को दिखाएगा नहीं लिखना है ना, ठीक है अभी बता रहा हूं जो E है व्हाट इज E बता रहा हूं एक्टिवेशन में किसका स्टेप E का और जो F है व्हाट इज F डेल्टा H ऑफ के ऊपर स्टेप कितना D का। अब G क्या है व्हाट इज G। अब जब आपके पास क्या होगा ये आ रही कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे, जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा कैंसिल ये राइट एंड को भी कैंसिल, तो ओवरऑल जो रिएक्शन तो है क्या 2NO प्लस H2 gives N2 plus H2, ठीक है। सो दिस मींस आप ये लेके चले गए और प्रोडक्ट आपको वो मिलेगा, तो दिस मींस क्या है ये रिएक्टेंट है और ये फाइनल आपका क्या बेटा प्रोडक्ट, सो दिस मींस दिस इज डेल्टा H ऑफ क्या ओवरऑल रिएक्शन। तो ये जो G है वो मैंने इसीलिए ऐसे काट कर निकाला सो दैट कि पता चले ये है, अभी क्लियर है मेरे को। तो G इज डेल्टा H ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, तो हम G का लिखेंगे ना G इज डेल्टा H ऑफ ओवरऑल डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, तो भी कोई नहीं, बट वो दोनों चीजें सेम वही इसलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे ठीक है। आदित्य क्लियर है बेटा, तो थोड़ा सा साइड हाँ जी सर, पर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी स्लो आ रही थी, अब मैं कहा क्या बोलूंगा, चलो रहने दो। मैं कह रहा हूं मैंने दूर का बोर्ड से बेटा ये जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप में हो रही है बेटा 3 स्टेप्स में हो रही थी, ठीक है ये लिख लिया आपने राइट, तो 3 आपकी स्टेप्स आवाज में हो रही क्लियर है, नहीं आ हम रही यहां पे सर। क्या है बेटा हमें पहला एक्टिवेशन की फर्स्ट स्टेप के लिए, ये क्या है सेकंड स्टेप के लिए और ये क्या होगा थर्ड स्टेप के लिए, तो 2 आरआई होंगे और 3 ट्रांजिशन स्टेट होंगे, कौन-कौन से एक ये वाला इसको TS1 इसको क्या बोलेंगे बेटा TS2 और इसको क्या कहेंगे TS7 बेटा। क्लियर है बेटा, व्हाट इज द order of first reaction, what is the order of first reaction, नहीं हमने बोला था ऑर्डर हम सिर्फ किस स्टेप का बताएंगे आरडीएस, क्या फर्स्ट स्टेप आरडीएस है नहीं सेकंड, तो आप हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को बता सकते हो बट जो ऑर्डर है वो सिर्फ किसका बताओगे आरडीएस, तो क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं स्टेप 1 लिखता हूं तो स्टेप 1 की व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी कितनी थी 2 बट ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, स्टेप जो 2 था वो क्या था आरडीएस, क्योंकि ये क्या था स्लोवेस्ट, क्या था ये स्लोवेस्ट था, ये स्लो था और ये क्या सबसे फास्ट है ना, क्योंकि इसके सबसे कम है तो ये सबसे फास्ट हो गया और इसकी सबसे ज्यादा सबसे स्लो हो गया और ये क्या हो गया, तो ये सबसे स्लोवेस्ट है और ये क्या था स्लो था, और जो स्टेप 3 है वो क्या है वो क्या है फास्ट, तो स्टेप 2 के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2, स्टेप 2 के लिए क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी 2 एंड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो आरडीएस के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे बेटा
ऑर्डर भी डिफाइन करेंगे और मॉलिक्यूलरिटी भी डिफाइन करेंगे। बिल्कुल। तो ग्राफ में क्या है बेटा, ये पीक सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो जिस स्टेप की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी बेटा वही हमारा क्या होगा, आरडी। और स्टेप जो 3 है वो क्या हो जाएगा, स्टेप 3 फास्टेस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, बट ऑर्डर डिफाइंड नहीं। क्लियर है बेटा? तो पेपर में डिस्कस करा दो। है मिल जाएगा हमारा पेपर। कल करा दो, बहुत आसान है, करते हुए मुश्किल लगता है। नहीं इसलिए भी आसान है। नहीं वो तो देख गया, करते हुए प्रेशर वगैरह बात वो है जिसने पहले केमिस्ट्री करनी शुरू करी ना उसने पेपर ठीक किया, और जिसने मैथ्स करनी शुरू करी पहले उसका पेपर अच्छा नहीं है। मैं वैसे भी जो जेई वाला ही बात कर रहा हूँ, जेई वाला जो पेपर है उसमें मैथ्स कैसी आएगी, पूरी लेंथ सी आएगी, तो उसमें भी पहले वाले जो मॉर्निंग सेशन था उसमें 3 तो अटॉमिक सेशन पहले वाले में 3, तो पहली बार मैंने देखा कि एक ही चैप्टर से और 12th के पोर्शन से ना एक पोर्शन फिजिकल तो सारी ना ना केमिकल काइनेटिक, मतलब मैंने इंटीग्रल वाले इसमें देखी नहीं थी, मैंने नहीं थे सारी जो फिजिकल की अच्छा सारी इंटीग्रल, उसमें सिर्फ सॉल्यूशन का था, ग्राफ वो क्वेश्चन था, और सॉल्यूशन का क्या पूछा था उसको वो पूछा था, वेपर फेस की क्या पूछी थी, मोल फ्रैक्शन y और y पूछा, दैट इज p नॉट a x अपॉन का p, वो y और y पूछा। एक बार मॉडल का क्वेश्चन आया था, मतलब मैथ्स में इतना अगर क्वेश्चन अगर छांटने जाए तो मैथ्स में खास तो देखिए बेटा ये क्या था, ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या है, जब हम क्वेश्चन ऐसा देगा आपको, मैकेनिज्म दे देगा और पूछेगा इसका वो बताइए क्या क्या बताइए, क्या कहते हैं रेट का एक्सप्रेशन लिख के बताइए, क्या बताइए रेट का एक्सप्रेशन। तो रेट का एक्सप्रेशन दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या दो केसेस बनेंगे उसमें, इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट में जा रहे हैं। तो एक ही तरीके का न्यूमेरिकल बनता है, वो आपको मैकेनिज्म देगा और आपको क्या लिखना पड़ेगा उसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर ऑर्डर पता जाएगा तो हम क्या स्लो स्टेप पता जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका आरएलई लिख सकते हैं। तो अच्छी बात क्या है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं तो आपको जो क्वेश्चन होगा उसमें पहले से बता के रखेगा कि स्लो स्टेप कौन सा, या तो ग्राफ दे आपको, या फिर क्या कि वो अगर मैकेनिज्म लिख के दे रहा है, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा ये स्टेप क्या था, स्लो, तभी आप बता पाएंगे। तो दो केसेस हो सकते हैं इसमें, दो केसेस होते हैं इसमें। एक केस ये होता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें कोई उसमें कोई भी आर आई ना आए, मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व ना, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बोला था आरएलई में रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी भी अपीयर नहीं, तो सिंपल केस हो गया, उसको तो देखते ही आंसर। लेकिन केस डिफर तब होगा जब क्या होगा, रेट का एक्सप्रेशन जो आप लिखोगे उसमें क्या अपीयर हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे अगर मैं इसका आरएल लिखा तो इस आरएल का क्या है, इसका आर इज इक्वल टू के, ठीक है राइट, और यहां पे क्या लिखते हैं इसका सेकंड आइडिया का जो यहां पे लिखा N2O2 प्लस साथ में क्या H। अब यहाँ पे जो N2O2 वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि कभी भी यहाँ पे आना नहीं चाहिए। सो अब केस डिफरेंट हो जाएगा, इस केस में करना क्या पड़ेगा आपको, N2O2 को क्या करना पड़ेगा आपको, रिप्लेस करना। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम दोनों केस डिस्कस करें। पहला और सिंपल केस डिस्कस करें जिसमें क्या हो, लेट्स सपोज ऐसे बोलेगा कि फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट r इज इक्वल टू k और n की पावर क्या करना है स्क्वायर,
अब क्या ये आ रही है? नहीं। और ये हो सकता है प्रोडक्ट आ सकता है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट आ सकता है, तो दिस मींस ये इसका आरएलई। तो जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो फर्स्ट स्टेप में तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत कहाँ आएगी? जब क्या इन्वॉल्व हो? रिएक्शन आ जाए सोर्स। तो उसको कैसे रिमूव करेंगे हम देखिए केस 1 देखिए टाइम हो गया। अच्छा हेडिंग को देखिए। वेल सर ने क्या कहा था, कुछ कहा था क्या ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में पूछा था? अच्छा ये लिख लेंगे तो 5 देखिए। when RDS involves only reactant, when ये फटाफट लिख लेंगे बेटा 2 मिनट का है इसमें कुछ नहीं। when RDS involves only reactant, only reactant लिखेंगे रिएक्शन लिखेंगे बेटा H2 plus 2ICl H2 plus 2ICl ICl gives HCl plus I2 H2 plus ICl gives HCl plus I2 ठीक है। मैकेनिज्म लिखिए बेटा इसका स्टेप 1 लिखिए बेटा स्टेप 1 H2 plus ICl gives HICl plus H क्या है H2 plus ICl gives HICl plus H और ये स्टेप क्या बेटा स्लो ये स्लो है स्लो ये स्टेप है स्लो ये सेकंड स्टेप लिखिए स्टेप 2 H plus ICl gives HCl plus I बैलेंस एक और थर्ड स्टेप भी I plus I gives I2 I स्टेप नंबर 3 ठीक है ये भी फास्ट बेटा और ये भी फास्ट बैलेंस यहाँ पे लगा दूं टू इधर क्या लगा दूं 2 इधर क्या लगा दूं क्लियर बेटा राइट। सो क्या मैकेनिज्म था फर्स्ट सेकंड थर्ड मैकेनिज्म 3 स्टेप से रिएक्शन राइट। तो ओवरऑल जब आप ऐड करोगे बेटा तो ऐड करोगे तो ऊपर वाली रिएक्शन ही मिल जाएगी क्लियर है बेटा H से H कैंसिल हो जाएगा क्लियर है बेटा HI से I से I कैंसिल हो जाएगा दो ICL हो गए एक HCl हो गई इसको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे ICL तो फॉर्म ही ना होगा और इसको ऐसे इसको ऐसे HICL कर देता हूँ तो HCl प्लस I मिलेगा ठीक है और फिर ICL I मिलेगा
तो दो वाइस के लाना चाहिए तो यहाँ पे दो लिखना तो ये कितना है दो है ना और ये भी कितना है दो अब सही फिर ठीक है तो क्या था H2 + 2ICl gives HICl + H फिर HICl gives 2HCl + 2I और 2I मिलके क्या मिलेगा था I अभी क्लियर समझ देखना सही है फिर अब हम ऐड करेंगे तो ये दो आई से कैंसिल हो जाएगा ये HCl HCl से कैंसिल हो जाएगा स्टेप 1 बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अब ये बैलेंस नहीं बचा है H नहीं होगा बैलेंस नहीं H तो यहाँ है HICl हो जाएगा तो यहाँ पे 2 देना सेकंड में यहाँ पे 2HICl यहाँ पे 2 करना पड़ेगा अब ये नहीं आ रहा है क्लियर है ठीक है आदित्य बेटा हाँ कल कंटिन्यू करेंगे बेटा ठीक है ओके सर। ओके बेटा